तो चलिए आज के इस विश्लेषण में सीधे एक ऐसी ऐतिहासिक हस्ती की गहराई में उतरते हैं जिसकी कहानी रोंगटे खड़े कर देने वाली है। एक ऐसा इंसान जिसके नाम में अकल्पनीय विनाश और दुनिया को आपस में जोड़ने का एक अजीब सा विरोधाभास छिपा है। जरा सोचिए, हम एक ऐसे शख्स की बात कर रहे हैं जिसके काम इतने खौफनाक थे कि उन्होंने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। लेकिन और यहीं पर कहानी दिलचस्प होती है, इसी इंसान के रणनीतिक दिमाग ने पहली आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रणालियों और सिल्क रोड की सुरक्षा की नींव भी रखी। आखिर ये दोनों बातें एक साथ कैसे मुमकिन हैं? सबसे पहले इस विशाल आंकड़े पर गौर करते हैं। 4 करोड़ मौतें। अनुमान है कि वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इतने लोगों की मौत का जिम्मेदार था, जो उस वक्त की पूरी दुनिया की आबादी का 11% था। और एक बेहद चौंकाने वाला ऐतिहासिक फैक्ट बताऊं, इतने बड़े पैमाने पर हुए नरसंहार की वजह से कार्बन उत्सर्जन इतना कम हो गया कि असल में कुछ समय के लिए पृथ्वी का तापमान ही गिर गया था। इस परम विजेता को अच्छे से समझने के लिए हम इस चर्चा को 5 हिस्सों में बांटेंगे। तेमुजिन का उदय, मंगोल वॉर मशीन, हथियार के रूप में खौफ का इस्तेमाल, उससे जुड़े मिथक व दौलत, और आखिर में उसकी रहस्यमयी शापित कब्र। तो शुरुआत करते हैं भाग 1 से, तेमुजिन का उदय। साल 762। तेमुजिन नाम के इस बच्चे ने जब दुनिया में कदम रखा तो उसके नन्हे से दाहिने हाथ में खून का एक थक्का था। मंगोल लोग इसे कोई आम बात नहीं बल्कि एक ईश्वरीय संकेत मानते थे। उनका मानना था कि ये बच्चा या तो दुनिया को बचाएगा या फिर उसे पूरी तरह से तबाह कर देगा। और उसकी शुरुआती जिंदगी देखकर ऐसा लगता भी है। 1171 में ततारों ने उसके पिता की हत्या कर दी और कबीले ने उसके परिवार को बर्फीले बियाबान में मरने के लिए छोड़ दिया। उन कठोर हालातों ने उसे किसी भी कीमत पर जिंदा रहना सिखाया, यहाँ तक कि खाने के लिए उसने अपने सौतेले भाई तक की जान ले ली। इन्हीं मुश्किलों ने उसे इतना मजबूत बनाया कि 1206 में उसने बिखरी हुई जनजातियों को एक किया और चंगेज खान की उपाधि हासिल की। लेकिन उसके इतने ताकतवर बनने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। उसने भाई भतीजावाद यानी नेपोटिज्म की सदियों पुरानी परंपरा को जड़ से उखाड़ फेंका। चंगेज खान हमेशा योग्यता और टैलेंट को तरजीह देता था। इसका सबसे शानदार उदाहरण यह है कि एक युद्ध में दुश्मन के जिस सैनिक ने उसी के घोड़े को तीर मारा था, चंगेज खान ने उसे ही अपना मुख्य सेनापति बना लिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी तीरंदाजी का कोई मुकाबला नहीं था। और इसी मेरिट बेस्ड अप्रोच ने जन्म दिया भाग 2 को, मंगोल वॉर मशीन। मंगोल सेना की इस अभूतपूर्व सफलता का सबसे बड़ा राज थी उनकी रफ्तार। ये सेना बिजली की तरह तेज और कोऑर्डिनेटेड थी। सैनिक घोड़ों पर ही सो जाते थे और हर एक के पास 3 से 4 घोड़े होते थे ताकि सफर कभी न रुके। वो घोड़े पर पीछे मुड़कर अचूक तीर चलाते, दुश्मनों को फंसाने के लिए हार के भागने का नाटक करते और जिन साम्राज्यों को वे जीतते उनकी एडवांस्ड इंजीनियरिंग को तुरंत अपना लेते। ऊपर से उनका स्पाई नेटवर्क बिल्कुल कमाल का था। अब आते हैं भाग 3 पर, हथियार के रूप में डर का इस्तेमाल। उसका एक मशहूर कथन है, मैं ईश्वर का कहर हूं। उसका सबसे बड़ा हथियार कोई तलवार या तोप नहीं बल्कि एक सोची समझी साइकोलॉजिकल टेरर स्ट्रैटेजी थी। उसने अपनी क्रूरता को महज खून खराबे की तरह नहीं बल्कि एक ऐसे खौफनाक टूल की तरह इस्तेमाल किया कि बड़े बड़े शक्तिशाली और अमीर शहर बिना एक भी तीर चलाए उसके सामने घुटने टेक देते थे। इसकी क्रूर व्यावहारिकता का एक जीता जागता उदाहरण तंगुत साम्राज्य के खिलाफ युद्ध है। उसने 30,000 पकड़े गए निर्दोष नागरिकों को मानव ढाल बनाकर सबसे आगे खड़ा कर दिया। अब सामने वाले तीरंदाजों को अपने ही लोगों पर तीर चलाने पड़े। जाहिर है लड़ने से पहले ही उनका मनोबल पूरी तरह टूट गया। अब जरा इस डरावने नंबर पर ध्यान दीजिए, 17 लाख। जब निशापुर में चंगेज खान के दामाद की हत्या हुई तो उसका बदला प्रलयंकारी था। उसकी सेना ने कुछ ही दिनों में 17 लाख लोगों का कत्लेआम कर दिया और उनकी खोपड़ियों के विशाल पिरामिड बना दिए। ये खौफनाक मंजर सिर्फ ये मैसेज देने के लिए था कि भविष्य में कोई भी उसके खिलाफ बगावत करने की हिम्मत ना करे। अब हम बढ़ते हैं भाग 4 की तरफ, मिथक, दौलत और धर्म। इतिहास के सबसे दिलचस्प सवालों में से एक ये है कि भारत इस विनाशकारी मंगोल तबाही से कैसे बच गया। इसके पीछे 2 बड़े कारण थे। पहला, दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश की चतुर कूटनीति और दूसरा,
भारत का असहनीय और उमस भरा मौसम। इस चिपचुपी गर्मी ने ठंडे इलाकों के आदि मंगोल योद्धाओं के पसीने छुड़ा दिए थे। यहाँ एक बहुत बड़ा मिथक भी साफ करना जरूरी है। कई लोग खान नाम की वजह से उन्हें मुस्लिम मान लेते हैं, लेकिन असलियत में चंगेज खान टेंग्रिनिज्म का पालन करता था, यानी प्रकृति और आकाश की पूजा। वो धार्मिक रूप से बहुत सहिष्णु था। असल में उसके पोते और वंशज थे जिन्होंने काफी बाद में जाके इस्लाम धर्म अपनाया था। दौलत की बात करें तो चंगेज खान के लिए दौलत का मतलब सोने के ढेर या महल नहीं था। उसकी असली ताकत थी 2 करोड़ 20 लाख वर्ग किलोमीटर का विशाल साम्राज्य और सिल्क रोड पर उसका पूरा कंट्रोल। उसने याम नाम का एक इंटरनेशनल पोस्टल सिस्टम बनाया जो एक दिन में 200 मील की दूरी तय कर सकता था। एक तरह से देखा जाए तो इसी ने शुरुआती वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन की नींव रखी थी। और अब आखिरी और सबसे रहस्यमयी हिस्सा, भाग 5, द सीक्रेट कर्स्ड टूम्ब। आज की एक बेहद चौंकाने वाली हकीकत ये है कि पूरी दुनिया में लगभग हर 200 में से एक पुरुष का डीएनए सीधे चंगेज खान से मैच करता है। मतलब मौत के इस सबसे बड़े वास्तुकार ने एक ऐसी बायोलॉजिकल लेगेसी छोड़ी है जो आज भी लाखों जीवित लोगों की रगों में दौड़ रही है। 1227 में अपनी मौत के समय उसे डर था कि दुश्मन उसके शव को अपवित्र कर देंगे, इसलिए उसने अपनी कब्र को छिपाने के लिए एक खौफनाक आदेश दिया। कब्र खोदने वाले 2000 गुलामों को मार डाला गया। फिर उन्हें मारने वाले 800 सैनिकों को एक दूसरी सेना ने मार दिया, और तो और उस जगह के ऊपर से एक पूरी नदी को मोड़ दिया गया ताकि उसकी कब्र हमेशा के लिए दुनिया की नज़रों से छिप जाए। उसकी इस खोई हुई कब्र का खौफ आज भी कितना है, इसे समझने के लिए उसके वंशज तैमूर लंग की कहानी देखते हैं। तैमूर की कब्र पर लिखा था, जब मैं मुर्दों में से उठूंगा तो दुनिया कांप उठेगी। 1941 में जब स्थानीय लोगों की चेतावनियों को अनसुना करके सोवियत वैज्ञानिकों ने तैमूर की कब्र को खोला, तो ठीक 3 दिन बाद ही हिटलर ने रूस पर इतिहास का सबसे बड़ा हमला कर दिया था। तो आखिरकार ये सब हमें एक बहुत ही गहरे और विचलित करने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देता है। एक मुड़ी गई नदी के नीचे अकल्पनीय खजाने के साथ दफन खौफ का ये चेहरा आज भी एक रहस्य है। जरा सोचिए, अगर कभी आतंक के इस सबसे बड़े निर्माता की कब्र दुनिया के सामने आ गई, तो दुनिया पर और क्या कहर टूट सकता है? क्या ये एक ऐसा रहस्य नहीं है जिसे हमेशा के लिए दफन ही रहने देना चाहिए?